इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कंसेप्ट एग्जामिनेशन इन चीफ का, क्रॉस एग्जामिनेशन का और री एग्जामिनेशन का, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो सभी प्रोविजन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको डेली लेक्चर मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन होता क्या है, उससे पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रोविजन जानते हैं, है ना। तो हम लोग अभी जानेंगे सेक्शन 135 के बारे में सबसे पहले। तो सेक्शन 135 क्या कहता है, क्योंकि ये सभी प्रोविजन जो मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट पे आने से पहले, ये सभी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रोविजन को समझ लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन को लेके पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को देखते सुनते वक्त अपने पास नोटबुक जरूर रखें, या फिर अपने पास टेक्स्ट बुक या बेरेक्ट है तो जरूर रखें और उससे मैच करें ताकि आपको सहूलियत हो, है ना। आते हैं पॉइंट पे। पहले तो बात करेंगे सेक्शन 135 का। सेक्शन 135 क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। अब किस ऑर्डर में विटनेस को प्रोड्यूस किया जाएगा, किस मैनर में विटनेस को एग्जामिन किया जाएगा, ये कैसे तय होता है। तो कहता है सेक्शन 135 से तय होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर। क्लियर। अगर प्रोसीजर प्रिस्क्राइब नहीं है सिविल या क्रिमिनल प्रोसीजर में तो फिर तय कैसे होगा कि किस ऑर्डर में विटनेस को प्रोड्यूस करना है या किस ऑर्डर में विटनेस को एग्जामिन करना है, ये तय होगा कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर के आधार पे। लेकिन किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए या कौन सा फैक्ट पहले प्रूव होगा, इसके लिए अथॉरिटी होता है किसके पास, कंसर्निंग एडवोकेट के पास। ठीक है, जो एडवोकेट फैक्ट को प्रूव करना चाह रहा है वो पहले कौन सा फैक्ट को प्रूव करना चाहता है, ये अथॉरिटी पहला होता है प्राइमा फेसाई एडवोकेट के पास। लेकिन इस पॉइंट पे कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर होता है, वो चाहे तो एडवोकेट को यह निर्देश दे सकता है कि नहीं, पहले आप इस फैक्ट को प्रूव नहीं करने के बजाय किसी दूसरे फैक्ट को पहले आप प्रूव करें। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इतनी सारी बातों की जानकारी आपको सेक्शन 135 से मिली। अब आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आते हैं जो है सेक्शन 136। सेक्शन 136, क्योंकि ये सभी सेक्शन को अगर आप समझते हैं तो ही आपका जो कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए 136 कहता है कि जज तय करता है, कोर्ट तय करती है कि कोई भी सबूत एडमिसिबल है या नहीं। क्लियर। अब सेक्शन 136 को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है कि अगर मान लीजिए कोई पार्टी किसी फैक्ट को प्रूव करने को लेके सबूत दे रहा है, दैट मीन्स एविडेंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो कोर्ट उससे यह पूछ सकती है कि आप जिस फैक्ट को प्रूव करने को लेके सबूत दे रहे हो, एविडेंस दे रहे हो, वो फैक्ट अगर प्रूव हो गया तो रेलेवेंट कैसे होगा। तो पार्टी को पहले कोर्ट को यह सेटिस्फाई करना होगा इस बात से कि हाँ, जिस फैक्ट को लेके हम एविडेंस दे रहे हैं वो प्रूव्ड हो जाता है तो वो इस प्रकार रिलेवेंट है। तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी तभी पार्टी को कोर्ट निर्देश देगी कि आप उस फैक्ट को प्रूव करने को लेके सबूत दे सकते हो। पहला पैराग्राफ। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ में, सेक्शन 136। दूसरा पैराग्राफ में दोस्तों समझने के लिए आपको थोड़ा एग्जाम्पल का सहारा लेना होगा। जैसे कि मान लीजिए 2 फैक्ट है, फैक्ट नंबर ए एंड फैक्ट नंबर 2। ठीक है, फैक्ट नंबर फर्स्ट, माफ कीजिए, और फैक्ट नंबर सेकेंड। अब कहता है कि फैक्ट नंबर फर्स्ट को प्रूव्ड करने को लेके सबूत तभी दिया जा सकता है जब फैक्ट नंबर 2 प्रूव्ड हो जाता है। क्लियर। तो कोर्ट यहां पे, कोर्ट का जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो यह कह सकती है कि नहीं,
आप पहले फैक्ट नंबर 1 को ही प्रूव करो एविडेंस देके, पार्टी को निर्देश देगी, या फिर कोर्ट यह भी कह सकती कि नहीं, जैसा बताया गया है पैराग्राफ 2 में सेक्शन 136 का, कि दूसरे फैक्ट के प्रूव होने पे ही फैक्ट नंबर फर्स्ट पे दिए जानने वाले एविडेंस एडमिसिबल होंगे, तो पहले आपको फैक्ट नंबर सेकंड को प्रूव करना होगा। ये तय कौन करता है, जज या फिर कोर्ट करती है। क्लियर। अब इसको थोड़ा एलोबोरेट करते एग्जांपल से। मान लीजिए कि आप पार्टी हैं और आप प्रूव करना चाहते हैं किसी तीसरे व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन या स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 32 क्लाउज 1। तो पहले आपको यह साबित करना होगा कि आप जिस व्यक्ति के डाइंग डिक्लेरेशन को प्रूव करना चाहते हैं वो व्यक्ति मर चुका है। क्लियर। ये है 136 के पैराग्राफ 2 के अकॉर्डिंग। लेकिन कोर्ट अपना डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके पहले आपको यह कह सकती है कि नहीं, पहले आप उस व्यक्ति का डाइंग डिक्लेरेशन प्रूव करो, उसके बाद वो प्रूव करना कि वो मर चुका है। क्लियर, समझ में आ गया पॉइंट एग्जांपल के साथ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं आते हैं सेक्शन 136 के थर्ड पैराग्राफ में। थर्ड पैरा क्या कहता है 136 का, ये 136 का माफ कीजिए, कहता है कि फैक्ट, यहां भी दो फैक्ट है, फैक्ट फर्स्ट एंड फैक्ट सेकंड। कहता है कि एक फैक्ट तभी रिलेवेंट माना जाएगा जब दूसरा फैक्ट जो है फैक्ट नंबर 2 वो प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। तो सेक्शन 136 पैराग्राफ 3 के अनुसार फैक्ट नंबर 2 को एविडेंस देके प्रूव करना होगा पार्टी को, उसके बाद ही फैक्ट नंबर 1 रेलेवेंट होगा, उसके बाद तब जाके फैक्ट नंबर फर्स्ट को प्रूव किया जाएगा। लेकिन यहां भी जैसा कि मैंने बताया, इस पॉइंट पे कोर्ट अपना डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके फैक्ट नंबर फर्स्ट को ही रेलेवेंट मानेगी और पार्टी को कहेगी कि आप पहले फैक्ट नंबर फर्स्ट ही प्रूव करो, उसके बाद आप फैक्ट नंबर सेकंड पे एविडेंस देना। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो आपको यहां एक चीज और समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी एविडेंस दिया जाता है तो फैक्ट इन इश्यू का दिया जाता है और रिलेवेंट फैक्ट का दिया जाता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एविडेंस जब भी दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट, सबूत सिर्फ उसी फैक्ट का दिया जाएगा जो फैक्ट इन इश्यू है या फिर रिलेवेंट फैक्ट है। ठीक है। तो ये जो बात मैंने कहा, ये सेक्शन 5 में कहा गया है। कौन से सेक्शन में कहा गया है? सेक्शन 5 में इस बात की जानकारी आपको मिलेगी। तो रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, फैक्ट क्या होता है, ये सभी बातों की जानकारी आपको सेक्शन 3 में मिल जाएगी। सेक्शन 3 डील्स विद इंटरप्रिटेशन क्लाउज, और वहां पे इंटरप्रेट किया गया है कि फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इन इश्यू क्या होता है, रिलेवेंट फैक्ट किस फैक्ट को हम कहेंगे, ये सभी बातों की जानकारी आपको सेक्शन 3 से मिलेगी। ठीक है, क्लियर। इस पॉइंट पे दोस्तों, दैट मीन सेक्शन 3 पे मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगा, जहां पे मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि कौन सा फैक्ट फैक्ट इन इश्यू होता है, किस फैक्ट को हम रिलेवेंट फैक्ट मानेंगे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और पॉइंट पे आते हैं। तो आपको 135, 136, सेक्शन 5 और सेक्शन 3 ये सबको ध्यान में रख के अब आते हैं आज के कंसेप्ट पे, जो है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। तो देखिए, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है, री एग्जामिनेशन क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 137 में। कौन से सेक्शन में? एविडेंस एक्ट का 137 में। तो सेक्शन 137 के अनुसार एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ उस एग्जामिनेशन को कहा जाता है जो होता है उस पार्टी के द्वारा उस विटनेस का जिस विटनेस को पार्टी ने बुलाया है। मान लीजिए ई, और एकदम एग्जाम्पल से समझिए, आपको और क्लियर होगा और सहूलियत हो जाएगा, है ना। तो मान लीजिए कि ई और एफ दो पार्टी है किसी सिविल या क्रिमिनल मैटर में। ठीक है। अब ई ने विटनेस W1 को बुलाया, माफ कीजिए W1 को बुलाया। तो यहां पे ई जो है, अगर W1 को एग्जामिन करेगा तो यहां पे ई के द्वारा किया गया एग्जामिनेशन W1 का क्या कहलाया जाएगा? एग्जामिनेशन इन चीफ। तो एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? जब पार्टी अपने बुलाए विटनेस को एग्जामिन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है। और क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? जब W1 को एग्जामिन करेगा F, मतलब
एक क्रॉस एग्जामिनेशन वो एग्जामिनेशन होता है जो होता है एडवर्स पार्टी के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे W1 को लेके जो एडवर्स पार्टी है, अपोजिट पार्टी वो कौन है, F है। तो F के द्वारा जो एग्जामिनेशन होगा W1 का, उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर हो रहा है पूरा पॉइंट अच्छे से। अब आते हैं री एग्जामिनेशन। तो री एग्जामिनेशन क्या होता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद फिर से विटनेस का जो एग्जामिनेशन होता है उस व्यक्ति के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा जिस पार्टी ने उस विटनेस को बुलाया था, या फिर ऐसे आप कह सकते हैं कि जिस पार्टी ने उसको एग्जामिन इन चीफ किया था। क्लियर। तो उसे हम लोग री एग्जामिनेशन के कैटेगरी में रखते हैं, या फिर उसे हम लोग री एग्जामिनेशन कहते हैं। क्लियर। तो इतनी सारी बातों की जानकारी आपको सेक्शन 137 से मिल जाती है। अब आते हैं इसको लेके जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 138, और इस पॉइंट पे एविडेंस एक्ट में चैप्टर 10 में अलग अलग प्रोविजन दिया गया है। क्लियर। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हम लोग अभी आते हैं 138 में। सेक्शन 138 बताता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन, किस ऑर्डर में एग्जामिनेशन होगा विटनेस का। इस बात की जानकारी आपको कौन से सेक्शन से मिलेगी, सेक्शन 138 से, 138 से एविडेंस एक्ट का। तो सबसे पहले विटनेस का क्या होता है, तो 138 कहता है कि सबसे पहले विटनेस का होता है एग्जामिनेशन इन चीफ। ठीक है। तो सबसे पहले विटनेस को एग्जामिन करेगा पार्टी जिसके द्वारा वो विटनेस बुलाया गया है। उसके बाद सब्सिक्वेंट टू एग्जामिनेशन इन चीफ उस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा एडवर्स पार्टी के द्वारा। क्लियर। मतलब जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया है उस पार्टी का जो अपोजिट पार्टी है उसके द्वारा होगा एग्जामिनेशन, और इसको हम लोग देते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन का नाम वो होता है आफ्टर एग्जामिनेशन इन चीफ, या फिर सब्सिक्वेंट टू एग्जामिनेशन इन चीफ। एग्जामिनेशन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर। उसके बाद जाके होगा री एग्जामिनेशन, और री एग्जामिनेशन होता है सब्सिक्वेंट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद होता है री एग्जामिनेशन, और री एग्जामिनेशन होता है किसके द्वारा, तो विटनेस का एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद जो होता है पार्टी के द्वारा, जिस पार्टी ने विटनेस को बुलाया था उस एग्जामिनेशन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, माफ कीजिए री एग्जामिनेशन, और वो होता है कब है, तो आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 138 के आगे के प्रोविजन को समझते हैं। तो कहता है कि एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता, समझ में आ रहा है। तो एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन ये दोनों सिर्फ उसी फैक्ट से संबंधित होगा जो रिलेवेंट होगा। क्लियर। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन का संबंध सिर्फ उसी फैक्ट से होगा जो रिलेवेंट होगा। अब कौन सा फैक्ट रिलेवेंट होगा, कौन फैक्ट रिलेवेंट बनाता है, इसके लिए आपको सेक्शन 3 देखना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्लियर। तो एक फैक्ट आप थोड़ा सा इन ब्रीफ समझो, एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रिलेवेंट तब माना जाएगा जब एक दूसरे में वह दोनों फैक्ट में संबंध होगा लॉ ऑफ रिलेवेंसी के अकॉर्डिंग। क्लियर। मतलब अगर उन दोनों फैक्ट में कोई संबंध होगा सेक्शन 5 से 55 के प्रावधान में से किसी भी प्रावधान के अनुसार, तो वो एक दूसरे का रिलेवेंट फैक्ट माना जाता है। क्लियर। तो कहता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन इन चीफ का संबंध सिर्फ उसी फैक्ट से होगा जो रिलेवेंट है। और जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों 138 में वो यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन चीफ, माफ कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन का संबंध सिर्फ उसी फैक्ट से हो जिस फैक्ट का संबंध एग्जामिनेशन इन चीफ से है। क्लियर है। मतलब कि क्रॉस एग्जामिनेशन उस फैक्ट पे भी हो सकता है जिस फैक्ट का कोई संबंध ही नहीं था एग्जामिनेशन इन चीफ से। क्लियर। इतनी बातों की जानकारी आपको सेक्शन 138 से हो गई। तो अब हम लोग जानते हैं कुछ बेसिक और बातें। तो अगर आप लोगों से पूछा गया कि क्रॉस एग्जामिनेशन के पीछे का क्या ऑब्जेक्ट होता, तो आप लोगों को क्या बोलना है कि क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का इसलिए होता है कि विटनेस अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, इस बात को प्रूव करने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, या फिर विटनेस के द्वारा दिए गए सबूत का कोई वैल्यू नहीं है, इस बात को प्रूव करने के लिए ही क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन का यही उद्देश्य है। क्लियर।
तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोग बात करते हैं कि री एग्जामिनेशन का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य होता है, तो जो भी डाउट अराइज होता है इन केस ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, तो उस डाउट को क्लियर करने का ही ऑब्जेक्ट है, या इसलिए ही री एग्जामिनेशन होता है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए जो अराइज हुआ है इन क्रॉस एग्जामिनेशन। क्लियर? तो दोस्तों अब लेक्चर को हम लोग कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको पूरा कंसेप्ट एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन को लेके क्लियर है या क्लियर होगा। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन के कंसेप्ट को तो समझा ही समझा, लेकिन उससे रिलेटेड जो बेसिक प्रोविजन है उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करा, जैसे 135, 36, सेक्शन 5(3) है ना, ये सभी प्रोविजन को हम लोगों ने इन ब्रीफ समझा। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।